गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में यूनिट प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा सत्र 2017 के अंदर इकाई योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में इकाई योजना बनाने के क्या क्या लाभ है। तो आज हम इस परिप्रेक्ष्य में भी इस उत्तर से संबंधित स्टडी करेंगे। यूनिट प्लान अर्थात संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का स्पष्ट चित्र, यानी इस यूनिट प्लान के अंदर जो भी हम डेली पाठ्य योजनाएं पढ़ाने वाले हैं उसका ये स्पष्ट एक डायग्राम हमारे सामने उपस्थित करती है। इस इकाई का संप्रत्यय शिकागो विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के प्रोफेसर H.C. मॉरिसन ने 1926 में दिया। इस यूनिट प्लान का यह उद्देश्य था कि शिक्षक के शिक्षण में पारंगतता अर्थात एफिशिएंसी, कुशलता विकसित करना, ताकि शिक्षक यूनिट प्लान के माध्यम से अपनी दैनिक पाठ्य योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन कर सके और सही शिक्षण के माध्यम से बालकों के अंदर शिक्षण के प्रति अधिगम प्राप्ति हेतु रुचि भी प्रेरित कर सके। इस प्रकार इस यूनिट प्लान में विषय वस्तु को इकाइयों में विभाजित किया जाता है। जैसे कोई भी एक बुक का चैप्टर हो, उसको अपन छोटे पदों में विषय वस्तुओं में विभाजित करते हैं। इस इकाई का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, अर्थात हम बालकों की रुचि, योग्यताएं, आदतें, उनके अध्ययन की प्रवृत्ति के आधार पर हम अपनी विषय वस्तु को छोटे पदों में विभाजित करते हैं। और इकाई विभाजन का आधार भी विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु की क्रमबद्धता, व्यवस्थितपन ही इस इकाई योजना को एक आदर्श रूपरेखा प्रदान करती है। इस प्रकार इकाइयों को हम उप इकाइयों में विभाजित करते हैं, जिसे हम प्रकरण कहते हैं। इकाई किसी समस्या, प्रकरण या विचार से संबंधित अंतर संबंधों का रूप है और इसको जानने के लिए हम उसे विभिन्न छोटे पदों में विभाजित करते हैं। अब हम यूनिट प्लान के ऊपर डेफिनेशन देखेंगे जो मॉरिसन महोदय की है। उन्होंने कहा कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण की एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तिगत में सामंजस्य आ जाता है। अर्थात इकाई वातावरण के अंदर, यानी हमारे क्लासरूम टीचिंग के अंदर विषय वस्तुओं का एक संगठित विज्ञान है, कला है, जिसको हम क्रमबद्ध रूप से बालकों के समक्ष शिक्षण हेतु प्रस्तुत करते हैं। और बालक भी इस ज्ञान को सीखने के लिए अपने शिक्षक के साथ सामंजस्यपूर्ण और कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए अधिगम करने का प्रयास करता है। दूसरी डेफिनेशन बॉसिंग की है। उन्होंने कहा कि इकाई में संबंधित तथा अर्थपूर्ण क्रियाओं की व्यापक श्रेणियां निहित होती है, जिसको ऐसे ढंग से विकसित किया जाता है जिससे बालक अभिप्रायों एवं शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति तथा स्वयं में व्यवहार परिवर्तन ला सके। शिक्षण का उद्देश्य ही है कि बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। तो इसलिए हम विषय वस्तु को इस प्रकार से संगठित करते हैं ताकि एक क्रमबद्ध रूप से बालकों को ज्ञान प्रदान कर सके और जिससे बालक उस विषय वस्तु को समझ सके और अपने शैक्षिक अनुभवों में वृद्धि कर सके। इस प्रकार इकाई योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, बालकों के शैक्षिक अनुभव में वृद्धि करना, बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना, अर्थपूर्ण एवं व्यापक शैक्षिक प्रक्रियाओं का आयोजन शिक्षण योजना के द्वारा करना, दैनिक शिक्षण को आधारशिला प्रदान करना। इससे विषय के अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सुनियोजित शिक्षण अधिगम की योजना बनाई जाती है। साथ ही इकाई विषय वस्तु सदैव एक सामान्य सिद्धांत, प्रक्रिया और उद्देश्य के चारों ओर संगठित होती है। साथ ही शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक इकाई में
सार्थक पाठ होते हैं, यानी एक इकाई के अंदर 3-4 प्रकरण होते हैं जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक अधिगम अनुभव प्रदान करने में सहायक होते हैं। साथ ही एक सघन अर्थपूर्ण अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली क्रियाएं जितनी भी है उस एक क्रमबद्ध रूप में श्रृंखला में एक के बाद एक शिक्षण हेतु प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, इकाई योजना शिक्षण शास्त्र के ठोस सिद्धांतों के चिंतन पर आधारित है। शिक्षण के सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, जीवन से संबंधित का सिद्धांत है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इकाई योजना का निर्माण करते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है क्योंकि इसमें समस्त विषय वस्तु को एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अब इकाई योजना के उद्देश्य है कि बालकों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुसार पाठ्य वस्तु का गठन, विषय वस्तु को व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाना, किसी एक समस्या, विचार या प्रयोजन आदि पर केंद्रित पाठ्य वस्तु के विभिन्न घटकों में विभाजन, छात्रों के ज्ञानार्जन के अवसर प्रदान करना, पाठ्य वस्तु को इकाइयों के आधार पर शिक्षण उद्देश्य, विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, गृह कार्य, मूल्यांकन की विधियाँ आदि निर्धारित करना। इसके साथ ही इकाई की समाप्ति पर प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित विद्यार्थियों की संप्राप्तियों का मूल्यांकन करना, यानी इस इकाई के पढ़ने के बाद बालकों ने कितना अचीवमेंट किया है, कितना अधिगम किया है, जानने के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करना। साथ ही दैनिक पाठ्य योजना को सुनियोजित आधार प्रस्तुत करना, ये सभी इकाई योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब इस इकाई योजना के आधारभूत सिद्धांत इस प्रकार है। इसमें पहला है इकाई का सिद्धांत, यानी हम किसी भी पाठ को संपूर्ण रूप से देखते हैं। गेस्टाल्टवादियों का ने भी संपूर्ण से ही अंश की ओर सिद्धांत का अनुकरण किया था। तो इस इकाई योजना में भी हम पाठ के संपूर्ण स्वरूप को ही छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हैं, इसलिए इसमें संपूर्णता को महत्व दिया गया है। दूसरा है छात्र की प्रधानता। इकाई योजना में छात्र की यानी बालक को केंद्रित करके ही उसकी आवश्यकताओं और उसकी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर हम विषय वस्तु का विभाजन करते हैं। तीसरा है रुचि एवं उद्देश्य का सिद्धांत, यानी बालकों की रुचि और उनके व्यवहार परिवर्तन किस तरह से होगा, इसका ध्यान रखते हुए ही हम पाठ के उद्देश्यों का भी निर्धारण करते हैं। साथ में विषय वस्तु बालकों की रुचि के अनुसार ही नियोजित करते हैं। नेक्स्ट है गतिशीलता का सिद्धांत। इसमें प्रत्येक इकाई में एक गतिशील प्रवृत्ति पाई जाती है और इस गतिशीलता ही शिक्षण की कुंजी है। अगर गतिशील नहीं होगा, एक जगह स्थायी हो गया, तो ना तो शिक्षक सुचारू रूप से शिक्षण करा पाएगा और ना ही बालक गतिशील होकर के सक्रियतापूर्वक शिक्षण कर पाएंगे। इसलिए इसमें गतिशीलता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। फिफ्थ है अभिव्यक्तिकरण का सिद्धांत। अभिव्यक्तिकरण के सिद्धांत में बालक किस प्रकार से ज्ञान को सीखते हैं, ज्ञान से संबंधित या प्रकरण से संबंधित या विषय वस्तु से संबंधित जो भी उनकी क्वेरीज है वो जानने का प्रयास करते हैं और ज्ञान को आत्मसात करते हैं। तो इस प्रकार वह ज्ञान के आत्मसातीकरण के साथ साथ ज्ञान को अभिव्यक्त करने का भी अवसर इस इकाई योजना में मिलता है, क्योंकि इसमें पहले ही अध्यापक से इसके साथ ही विद्यार्थियों की संस्थितियाँ जो क्लासरूम में होनी है उसका पहले ही पूर्व प्लानिंग कर ली जाती है उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट है संगठन का सिद्धांत। इसमें समस्त विषय वस्तु को एक उचित क्रमबद्ध रूप में संगठित करके प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार इकाई योजना के ये निम्नलिखित 6 सिद्धांत हैं। इसके पश्चात इकाई शिक्षण के तत्व कौन कौन से हैं। इसमें पहला तत्व है लक्ष्य निर्धारण, यानी हम इकाई पाठ्य योजना के या इकाई योजना के जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको हम प्रस्तावना के पश्चात जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं तो उस उद्देश्य कथन में इकाई से संबंधित इकाई के समस्त क्षेत्रों को यानी विषय वस्तुओं को हम स्पष्ट कर देते हैं। तो ये इसका मूलभूत लय। दूसरा है पूर्व ज्ञान। इसमें बालकों के पूर्व ज्ञान को दिए जाने वाले नवीन ज्ञान से जोड़ने का कार्य किया जाता है। तीसरा है नवीन अनुभवों की प्रस्तुति। इकाई योजना में शिक्षक अपने नवीन अनुभवों को भी इस योजना के दौरान क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर सकता है और बालकों के ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। उसके बाद है प्रेरणा। यूनिट प्लान का इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेरणा, क्योंकि जब हम
यूनिट प्लान के पश्चात उनकी उपलब्धि जान लेते हैं तो उनको फीडबैक के रूप में उनको आगे और अच्छे अधिगम के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। 5th है संक्षिप्त विवरण। इकाई योजना एक होलिस्टिक यूनिट का एक संक्षिप्त रूप, एक फॉर्मेट, एक रूपरेखा हमारे प्रदान करती है जिसमें समस्त गतिविधियों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, चाहे वो उद्देश्यों से संबंधित हो, शिक्षण बिंदु से संबंधित हो, या विषय वस्तु से संबंधित हो, या अध्यापक और शिक्षार्थी की क्रियाओं से संबंधित हो, या सहायक सामग्री से संबंधित हो, या मूल्यांकन संबंधी। तो इन इकाई योजना में इन समस्त तथ्यों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। इसके पश्चात है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। इकाई योजना के एट लास्ट में हमेशा अभ्यास और पुनरावृत्ति हेतु कुछ प्रश्नों का आयोजन किया जाता है। कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, कुछ अभ्यास के प्रश्न होते हैं जो बालकों को गृह कार्य हेतु दिए जाते हैं। लास्ट में है इसकी 7th पॉइंट व्यवस्था। सीखे हुए अनुभव को बालक व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करके ही वह अपने भावी जीवन में उस ज्ञान को उपयोग में लाने का प्रयास करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इकाई योजना में इस प्रकार की व्यवस्था का संगठन विषय वस्तु के संदर्भ में किया जाता है। 8वां है मूल्यांकन। अब इकाई योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में मूल्यांकन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखित और मौखिक परीक्षाओं का आयोजन करके बालकों का मूल्यांकन किए जाने की रूपरेखा बनाई जाती है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं यूनिट प्लान के। इसके बाद है यूनिट प्लान कितने टाइप्स की होती है। यूनिट प्लान 2 टाइप्स की होती है। पहला कंटेंट अर्थात पाठ्य वस्तु आधारित और दूसरा है अनुभव आधारित। अब अनुभव आधारित और पाठ्य वस्तु आधारित ये दोनों ही 3 प्रकार की और हैं। इसमें पहला है प्रकरण पद। इसमें जो पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना है उसमें इसमें प्रकरण पद पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि प्रकरण क्या होगा। दूसरी है इसमें सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों और नियमों पर आदि पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी ये पद उसमें मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तीसरा है वातावरण, संस्कृति, व्यवहारिक एवं वास्तविक ज्ञान से संबंधित पद। तो तीसरी पाठ्य योजना में जो पाठ्य वस्तु में सम्मानित पद होते हैं उनमें इस प्रकार के पद को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी प्रकार की है अनुभव आधारित। यह भी 3 प्रकार की होती है। यह पहली है रुचि पर आधारित, यानी पाठ्य वस्तु का जो वर्गीकरण है या विभाजन है वो बालकों की रुचि के आधार पर होता है। दूसरी उद्देश्य पर आधारित है और तीसरी आवश्यकता पर आधारित। इसमें बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं के पदों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार जो अनुभव पर आधारित इकाई पाठ्य योजना के हैं, इस आधार पर हम इकाई पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात एक अच्छी इकाई योजना की कौन कौन सी विशेषताएं होगी, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आप इनको लिख सकते हैं। इसमें पहला है कि किसी उद्देश्य के लिए क्रियाकलापों का विवेकपूर्ण संगठन इकाई योजना है। साथ ही इकाई योजना आवश्यक पाठ्य वस्तु का समावेश और प्लानिंग है। बालकों द्वारा मानसिक एवं शारीरिक शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने की व्यवस्था प्रदान करती है। नई नई समस्याओं और परिस्थितियों में छात्र किस प्रकार से अपने व्यवहार को परिवर्तित करेगी, इसकी क्षमता का विकास करती है। बालकों में जिज्ञासा, प्रवृत्ति, प्रोत्साहन, कौशल, अभिरुचि, अभियोग्यता आदि का विकास करती है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संतुष्टि करने वाली होती है। साथ ही बालकों में सहयोग, विनम्रता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास करती है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है। क्रम को समय पर पूर्ण करने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग देती है। साथ ही एक अच्छी इकाई योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। अब नेक्स्ट इसके हम महत्व, लाभ या गुण देखेंगे या उपयोगिता। इन तीनों की दृष्टि से अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में जो पूछा गया है उपयोगिता, तो इस संदर्भ में आप इसका आंसर लिखेंगे। इसमें पहला है कि पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित क्रम की योजना की उत्तम व्यवस्था हमें प्रदान करती है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। संपूर्ण पाठ का संक्षिप्तीकरण देती है और मनोवैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करती है, इसलिए ये उपयोगी है। पाठ्यक्रम को आधार मानकर संबद्ध अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन करती है। योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य को प्रेरित करती है।
शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, दैनिक पाठ्य योजना को आधार प्रदान करती है, पाठ के शीघ्र एवं क्रमागत बनाने में सहायक होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट टेस्ट बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बालकों की कमजोरियों को पता लगा करके उनके समाधान हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करती है। उपयुक्त एवं सही शिक्षण विधियों के चयन के लिए एक बेस प्रदान करती है। अध्यापक की सक्रियता तथा शिक्षण अधिगम संस्थितियां हेतु उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करती है। समय, शक्ति एवं सहाय सामग्री का पूर्व में ही नियोजन कर लिया जाता है ताकि समय आदि की शक्ति की इनके अपव्यय की संभावना कम हो जाती है। इस परंपरागत योजनाओं से शिक्षण की अपेक्षा इकाई योजना द्वारा जो शिक्षण किया जाता है, क्योंकि पारंपरिक समय में ऐसे होता था कोई भी पाठ बीच में से कहीं से भी शुरू कर लिया और बालकों को पढ़ा दिया जाता था। लेकिन जब हम यूनिट प्लान की तैयारी कर लेते हैं तो उससे जो एक क्रमबद्ध व्यवस्था अनुसार बालकों को अधिगम कराया जाता है तो वह बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। साथ ही इसके अंदर विभिन्न क्रियाओं की और अनुभवों और समस्याओं का पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे शिक्षण के दौरान हमें कौन सी समस्या आएगी। तो शिक्षक समय पर क्रियाशील रह करके उन समस्याओं के पूर्व में ही पता लगा करके उनकी समाधान हेतु प्रेरित रह सकता है और क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर इससे बल मिलता है। साथ ही छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक है। यह बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर आधारित है। इसमें बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखा जाता है। इसमें कक्षा कार्य को अधिक रोचक और क्रियात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बालकों में स्वाध्याय की अध्ययन की प्रवृत्ति कर उसमें स्वस्थ अध्ययन की आदतों का विकास किया जाता है। साथ ही इसमें बालकों के व्यवहार में परिवर्तन पर विशेष बल दिया जाता है कि हम जो इकाई पाठ्य योजना में विषय वस्तु का क्रमबद्ध नियोजन करेंगे उससे बालकों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन आएगा, इसका पूर्व में ही ध्यान रखा जाता है। साथ ही बालकों को जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वह वास्तविक और व्यवहारिक होता है और बालकों के जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो इस इकाई योजना के दोष में सबसे पहला है कि इस इकाई योजना से विद्यालय की सामान्य व्यवस्थाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता, अर्थात जो अन्य गतिविधियां शिक्षण के अतिरिक्त होती है उनका पर्याप्त कोई स्थान इस इकाई योजना में नहीं होता। साथ ही शिक्षण एक मशीन क्रम से एक के बाद एक चलता जाता है तो शिक्षण एक यंत्र के मुआफिक लगता है। इसमें समय और धन दोनों के अधिक अपव्यय होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जिन सहायक सामग्री का आपने संकलन किया है अगर समय पर वो दैनिक पाठ्य योजना के रूप में परिणत नहीं हुआ तो वह वेस्ट जाता है। और कभी कभी प्लानिंग बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है और जबकि शिक्षक पढ़ाते समय उसे शीघ्र कुछ समय में ही पूर्ण कर लेते हैं, तो जो हम प्लानिंग करते हैं वह फेल होने की ज़्यादा संभावना रहती है। फिर शिक्षक पर इकाई योजना की सफलता निर्भर करती है। अगर शिक्षक दक्ष है, कुशल है और इकाई योजना बनाने में पारंगत है तो इकाई योजना निश्चित ही सफल होती है, और यदि नहीं है तो जो प्लानिंग की है वो प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाती। इसमें शिक्षण के पदों का सभी विषयों में हम प्रयोग नहीं कर सकते। एक विषय की इकाई योजना एक विषय पर ही लागू होगी, दूसरी जैसे साइंस है, मैथ है, तो इनकी प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, इसमें समय बहुत अधिक लगता है, बार बार एक ही चीज़ की पुनरावृत्ति होती है तो कक्षा का वातावरण भी नीरस हो जाता है। कभी कभी इकाई योजना बनाने में शिक्षक भी ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार ये इकाई योजना की डिटेल स्टडी हमने की और आज का होमवर्क है आपका इकाई योजना की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार, महत्व तथा दोषों का वर्णन कीजिए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको यूनिट प्लान से संबंधित थ्योरी दी गई है। इसका सेकंड पार्ट भी होगा जिसमें आपको यूनिट प्लान के बारे में डिटेल में स्टडी कराई जाएगी।